E48 हिंदी। कोई इस बात पर सहमत नहीं है कि अनुसंधान और विकास के लिए बजट कैसे आवंटित किया जाए। हेडमास्टर अरोनियन ने आगे कहा, मार्शल यूनियन में अलग अलग मार्शल आर्टिस्ट के पास इस बात पर अलग अलग विचार हैं कि इन मूल्यवान निधियों को कैसे आवंटित किया जाना चाहिए। चाहे यह इस बात पर आधारित हो कि उन्हें क्या लगता है कि समग्र रूप से मार्शल आर्ट के लिए सबसे अच्छा है, या फिर वे एक विशिष्ट आवंटन चाहते हैं क्योंकि यह लंबे समय में उनके मार्शल आर्ट को सबसे अधिक लाभ पहुंचाता है। उनके इरादों के बावजूद हर कोई सहमत नहीं है। पीरूई ने सिर हिलाकर समझा। एक आक्रामक मार्शल आर्टिस्ट चाहेगा कि आक्रामक तकनीकों के अनुसंधान और विकास के लिए अनुसंधान निधि का एक अनुपातहीन हिस्सा आवंटित किया जाए। एक रक्षात्मक मार्शल आर्टिस्ट रक्षा उन्मुख तकनीकों और इसी तरह की अन्य चीजों के लिए भी यही चाहेगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक परिणाम था। मनुष्य स्वाभाविक रूप से आत्म केंद्रित होते हैं। फंड आवंटन का फैसला मार्शल यूनियन के सर्वोच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा गहन विचार विमर्श और मतदान सत्र के बाद किया जाता है। अब, यदि आप उनमें से एक होते और आप इन बैठकों में किसी विशिष्ट आवंटन के लिए दबाव डालना चाहते, तो आप क्या करते? प्रधानाध्यापक ने पूछा। इससे रूई को सरकारी ढांचों में होने वाली राजनीतिक चर्चा और भागीदारी की बहुत याद आ गई। राजनेता अक्सर नीति निर्माण की दिशा तय करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। सादृश्य के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए रूई ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो मेरी तरह सोचते हों और जो मुझसे सहमत हों तथा धन के आवंटन के संबंध में हमारे आपसी हितों को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर काम करें। बिल्कुल सही। हेडमास्टर ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। यही तो बहुत पहले से हो रहा है। ये समूह बहुत पहले से ही बने हुए हैं और बजट के आवंटन के संबंध में अपने आपसी हितों को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी मौजूद हैं। इन समूहों को मार्शल सेक्ट के नाम से जाना जाता है। अंततः रूई को समझ में आ गया। मार्शल संप्रदाय शोध निधि के आवंटन के संबंध में अपने पारस्परिक हितों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने हेतु एक साथ बंधे लॉबिंग समूहों से अधिक कुछ नहीं थे। रूई ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, यद्यपि वह संदर्भगत विवेचना की सराहना करता था, क्या बुरा आदमी यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता था। ये मार्शल सेक्ट्स एक जैसे दिमाग वाले मार्शल आर्टिस्ट्स द्वारा बनाए गए अनौपचारिक समूह हैं और आमतौर पर समान मार्शल आर्ट या कम से कम एक ही क्षेत्र की मार्शल आर्ट होती है। हेडमास्टर ने आगे कहा, रूई की शिकायतों से अनजान। फायर सेक्ट मार्शल सेक्ट है जो आक्रामक मार्शल आर्ट रिसर्च की वकालत करता है। लाइटनिंग सेक्ट मार्शल सेक्ट है जो गति और पैंतरेबाजी उन्मुख मार्शल आर्ट रिसर्च की वकालत करता है। अर्थ सेक्ट मार्शल सेक्ट है जो रक्षा उन्मुख मार्शल आर्ट रिसर्च की वकालत करता है। ये तीनों स्पष्ट कारणों से मार्शल सेक्ट्स में सबसे बड़े हैं। वे मार्शल मुकाबले के सबसे महत्वपूर्ण व्यापक पहलुओं को कवर करते हैं। रूई अपनी व्याख्याओं में मग्न हो गया। पूरा मामला उसके लिए बेहद दिलचस्प और फिर भी काफी विदेशी था। जब वह शोध करता था तो युद्ध अनुसंधान के लिए धन प्राप्त करना काफी कठिन था। लेकिन इस दुनिया के युद्ध शोधकर्ता तुलनात्मक रूप से काफी भाग्यशाली थे। मार्शल यूनियन ने हर साल उन पर टन अनुसंधान निधि डाली। रूई को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। अगर उसे अपने पिछले जीवन में ऐसी विलासिता मिली होती तो वह वॉइड एल्गोरिथम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता था। निश्चित रूप से अन्य मार्शल संप्रदाय भी हैं। सूर्य संप्रदाय एक मार्शल संप्रदाय है जो पूरक तकनीकों पर केंद्रित है। पवन संप्रदाय विशेष रूप से बचने के इर्द गिर्द केंद्रित पैंतरेबाजी तकनीकों के एक छोटे उपसमूह पर ध्यान केंद्रित करता है। श्वास संप्रदाय श्वास उन्मुख तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। जहर संप्रदाय जहर तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करता है और इसी तरह की अन्य चीजें। प्रधानाध्यापक ने समझाया, ये मार्शल संप्रदाय अपने आपसी हितों को पूरा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हैं। वह कुछ देर रुका और रूई की ओर एक तीखी नजर डाली। उन गतिविधियों में से एक है गैर संबद्ध मार्शल कलाकारों को शामिल करना, खास तौर पर नए और युवा मार्शल कलाकारों को। उन्होंने कुछ देर रुककर कहा, खासकर नई और युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली और होनहार मार्शल आर्टिस्ट। रूई की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे समझ में आ गया कि आखिर हेडमास्टर अरोनियन ने यह विषय उसके सामने क्यों लाया था। ऐसा करने का कारण उनके मार्शल संप्रदाय के मार्शल कलाकारों की आबादी बढ़ाना है। वे अपने संप्रदाय की मार्शल आर्ट तकनीकों को रियायती कीमतों पर पेश करते हैं, जिससे असंबद्ध मार्शल कलाकार अनौपचारिक रूप से उनके संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं और उनकी तकनीकों को सीखते और इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने का कारण उनके संप्रदाय की तकनीकों का उपयोग करने वाले मार्शल कलाकारों की संख्या बढ़ाना है। ऐसा करके वे अपने संप्रदाय की तकनीकों के अनुसंधान और विकास की अधिक आवश्यकता को प्रदर्शित कर सकते हैं। आखिरकार, क्या आप उन मार्शल आर्ट तकनीकों पर शोध करना पसंद करेंगे जो केवल 100 मार्शल कलाकार उपयोग करते हैं, या उन मार्शल आर्ट तकनीकों पर शोध करना पसंद करेंगे जो 10,000 मार्शल कलाकार उपयोग करते हैं? उसने व्यंग्यात्मक रूप से पूछा। रूई ने सिर हिलाया। ये बात समझ में आई। किसी खास तरह की तकनीक या क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाले मार्शल आर्टिस्ट की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उस खास तरह की तकनीक या क्षेत्र पर शोध करने के लाभ उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि सफल शोध और विकास से मार्शल आर्टिस्ट की संख्या बढ़ेगी और बदले में औसत मार्शल आर्टिस्ट की ताकत और भी बढ़ जाएगी।
यही वह जगह है जहां तुम आते हो। अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट होने से उनके संबंधित संप्रदायों का राजनीतिक वजन और पूंजी बढ़ जाएगी, और इस प्रकार वे तुम्हारे जैसे युवा प्रतिभाओं की तलाश कर रहे थे ताकि तुम्हें अपने साथ जोड़ सकें। प्रधानाध्यापक ने समझाया। खासकर अब जब तुम्हें हाजिन शाखा के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, तो तुम पहले ही मार्शल संप्रदायों की नजरों में आ चुके हो। अच्छा ऐसा है। रूई को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बारे में क्या महसूस करता है। एक तरफ तो वह खुश था और दिलचस्पी भी दिखा रहा था, दूसरी तरफ वह सावधान भी था। वे किसी न किसी तरह से आपसे संपर्क करेंगे और आपको आकर्षक प्रस्ताव देंगे। हेडमास्टर ने उससे कहा, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि उन्हें नाराज न करो, लेकिन साथ ही जो भी निर्णय लो उसमें बहुत सावधान रहो। जल्दबाजी या घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। निर्णय महत्वपूर्ण है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसे बहुत सावधानी से लिया जाना चाहिए। मैं समझ गया। रूई ने सिर हिलाया। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। आपकी चेतावनियों के कारण मैं इतना भी असावधान नहीं रहूंगा। हेडमास्टर अरोनियन ने सिर हिलाया। तुम्हें बहुत कुछ सोचना है। मेरा सुझाव है कि तुम जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है उस पर थोड़ा विचार करो। तुम जा सकते हो, उन्होंने रूई से कहा। रूई ने जाने से पहले सिर हिलाकर गहरी सांस ली। सचमुच, उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। रूई विचारों में डूबा हुआ वापस लौटा। बहुत कुछ था जो उसका ध्यान और एकाग्रता खींच रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ था। NO12BIN.C ओम। अपनी मार्शल आर्ट का नाम बताइए। उसे इसे क्या नाम देना चाहिए? उसके दिमाग में कई सामान्य नाम आए, लेकिन उनमें से कोई भी उसे खास नहीं लगा। हेडमास्टर अरोनियन ने उसे कहा था कि वह जल्दबाजी में कोई नाम न चुने और केवल वही नाम चुने जो उसे वाकई संतुष्ट करे। रूई ने अपना सिर हिलाया। उसे अभी कोई खास प्रेरणा नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने इस मामले को टाल दिया। वह इस मामले पर बाद में और समय बिता सकता था। फिर मार्शल संप्रदायों का मुद्दा था, ये काफी दिलचस्प मुद्दा था। सच कहूं तो रूई को एक शक्तिशाली संप्रदाय में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होगी जब तक कि वे उसे पर्याप्त सौदा देते हैं। अन्यथा वह इस मुद्दे से दूर रहना पसंद करेगा। हालांकि किसी विशेष संप्रदाय की तकनीकों तक आसान पहुंच काफी आकर्षक थी। हालांकि वह दुविधा में पड़ गया। वह एक हरफनमौला खिलाड़ी था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि एक विशेष संप्रदाय की तकनीकों का अभ्यास करना विशेष रूप से अच्छा विचार नहीं था? शायद उसे हेडमास्टर अरोनियन से किसी सर्वगुण संपन्न संप्रदाय के बारे में बताने के लिए कहना चाहिए था, हालांकि उसे इस बात पर बहुत संदेह था कि ऐसा कोई संप्रदाय मौजूद है। अथवा क्या संप्रदाय की ओर से स्वैच्छिक आमंत्रण के बिना भी इसमें शामिल होना संभव था? आखिरकार उसके पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह कोई समस्या थी। हेडमास्टर अरोनियन सिर्फ रूई को इस मुद्दे के बारे में जागरूक रहने में मदद करने के लिए सूचित कर रहे थे, ताकि अगर कभी उसका सामना मार्शल संप्रदायों में से किसी से हो तो वह कुछ हद तक मानसिक रूप से तैयार हो सके। लेकिन इसके अलावा यह ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर उन्हें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। जब भी ऐसा होगा, वे उस पुल को पार कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मार्शल कॉन्टेस्ट का मुद्दा था। रूई को इसके लिए अपनी कमर कसनी थी, अन्यथा वह हार जाता। वह विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। ऐसा नहीं है कि ध्यान भटकाना आसान था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह अपनी पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली 15 मार्शल कलाकारों से लड़ने जा रहा था। उसका मन अन्य बातों की ओर कैसे भटक सकता है? इस आयोजन के प्रति उनके उत्साह को कौन दबा सकता था? हालांकि अगर वह इस पर ध्यान केंद्रित भी करता, तो भी इस स्तर पर वह इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मार्शल प्रतियोगिता मार्शल फेस्टिवल के बीच में थी, उसके पास किसी भी सार्थक उपाय से सुधार करने का कोई समय नहीं था। विकास का चरण समाप्त हो चुका था, अब वह केवल अपने पास मौजूद चीजों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकता था। उसका आत्मविश्वास उतना अधिक नहीं था जितना वह चाहता था। ये तथ्य कि लगभग एक ही स्तर की ताकत वाले 4 लोग थे, केन, नेल, फे और हैवर, विशेष रूप से आश्वस्त करने वाला नहीं था। इसका मतलब था कि उसकी वर्तमान ताकत का स्तर, अपनी पीढ़ी के उच्च स्तर पर होने के बावजूद अभी भी शिखर से कुछ दूर था। मार्शल कॉन्टेस्ट में अन्य प्रतिनिधि निस्संदेह कम से कम उसके समान स्तर के होंगे, लेकिन संभवतः अधिक शक्तिशाली होंगे। संभवतः उसे उनके खिलाफ भी उतनी ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जितना उसे अपने दोस्तों के खिलाफ करना पड़ा था। प्रश्न ये था कि मार्शल कॉन्टेस्ट के आगमन से पहले 2 सप्ताह में वह क्या कर सकता था। प्रशिक्षण का कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन कम से कम वह अपने दिमाग को पूर्णतया चरम पर रहने के लिए तैयार कर सकता था। अगले 2 सप्ताहों में कम से कम वह मार्शल कॉन्टेस्ट पर अपना ध्यान और एकाग्रता पूरी तरह केंद्रित कर सकते हैं। सभी विकर्षणों को दूर करें। बाकी सब कुछ साफ कर दें। केवल और केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे, केन ने उसकी ओर हाथ हिलाया। तुम वापस आ गए, यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा जल्दी था। वह उसका इंतजार कर रहा था। हाँ, रूई ने उससे कहा, वैसे भी इसमें कुछ खास नहीं था।
केन ने सिर हिला दिया, परंतु विस्तृत जानकारी नहीं पूछी। तो उसने आगे कहा, क्या योजना है? तुम्हें एक साथी की जरूरत है। रूई ने इस बारे में सोचा। अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैं इस बारे में सोचूंगी। मैं निश्चित रूप से खुद को सभी अन्य गतिविधियों से दूर रखूंगी। मैं खुद को पूरी तरह से समर्पित करना चाहती हूँ और मार्शल कॉन्टेस्ट के समय से पहले खुद को अपने चरम पर पहुंचाना चाहती हूँ। केन ने सिर हिलाया। जरूर, मैं उस समय कोई मिशन नहीं लूंगा। इसलिए तुम मुझे किसी भी चीज के लिए बुला सकते हो, ठीक है? रूई ने सिर हिलाया, धन्यवाद। इसकी चिंता मत करो। केन ने हाथ हिलाया। वह मार्शल कॉन्टेस्ट के आगमन से नफरत कर रहा था, लेकिन जिस क्षण रूई को हाजिन शाखा के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, उसके रवैये में 180 डिग्री का बदलाव आया। वह जानता था कि रूई शुरू से ही इसके लिए लक्ष्य बना रहा था और अपने दोस्त को अच्छा प्रदर्शन करते देखना चाहता था। वह रूई के प्रदर्शन को देखने के लिए उत्साहित था। दूसरों ने भी मुझसे यही कहा था। केन ने याद करते हुए कहा, आपने हमें हराया है और अब हमारा प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हम में से कोई भी आपको आगे बढ़ने और मार्शल चैंपियन बनने में मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। रूई मुस्कुराया। उसे अच्छे दोस्त मिलने का सौभाग्य मिला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब मैं उनसे मिलूंगा तो उनके प्रति आभार प्रकट करूंगा। तो आप अपना पृथक प्रशिक्षण कब शुरू करने की योजना बना रहे हैं? अब रूई ने जवाब दिया। उसके पास करने के लिए कोई बेहतर काम नहीं था, न ही कोई ज्यादा जरूरी काम था। क्या तुम फिर से औषधियों का दुरुपयोग करने की योजना बना रहे हो? केन ने आह भरी। मैं मार्शल यूनियन के शुरू होने से पहले अच्छी नींद ले लूंगा, रूई ने कहा। समझ गया, केन ने जवाब दिया। ठीक है, मिलते हैं। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। जरूर। तारांकन। युवा मिस। हम। एक छोटी सी दुबली लड़की ने मुड़कर अपनी अटेंडेंट की तरफ देखा। उसके छोटे भूरे बाल और चांदी जैसी आंखें थीं जो जीवन जिज्ञासा से चमक रही थीं। अन्य मार्शल अकादमियों के चुने हुए प्रतिनिधियों के परिणाम मास्टर द्वारा अभी अभी भेजे गए हैं, बटलर ने एक पत्र दिखाते हुए बताया। ओह, आखिरकार, उसने प्रसन्न होकर पत्र के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसने तुरंत पत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पत्र पढ़ते हुए बुदबुदाया, ओह, हम फेरलिसिया को फेरलोस शाखा के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। मैं उसे इतने लंबे समय के बाद देख पा रही हूँ। आहियान को भी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। टीएस उम्मीद थी, लेकिन फिर भी परेशान करने वाला। इसमें से अधिकांश भविष्यवाणी के अनुसार हो रहा है। हम। अंतिम नाम पढ़ते ही उसकी भौहें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। रुको, केन हाजिन शाखा का प्रतिनिधि नहीं है। ये रूई क्वारियर कौन है? वह एक युवा आम मार्शल प्रशिक्षु है, जिसने प्रारंभिक प्रतियोगिता में युवा मास्टर केन को हराया था, बटलर ने उत्तर दिया। हे, केन एक आम लड़के से हार गया। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। हे, उसे चिढ़ाने के लिए और भी हथियार हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह लड़का केन को हराने के लिए कितना मजबूत है। हाजिन शाखा में केवल फे और हैवर ही उस स्तर पर थे जहां वे उसे हरा सकते थे, बटलर ने कहा। उनका रिकॉर्ड लगातार जीत का है, वे अपराजित हैं। तो फिर ये तो आगे देखने लायक बात है। कैंड्रियन मार्शल फेस्टिवल आ गया था। पूरे देश में उत्सव का माहौल लगभग एक महीने पहले से ही बना हुआ था, जब तक कि यह पूरी तरह से भव्य रूप में नहीं उभर आया। सड़कें मार्शल यूनियन के प्रतीक के रूप में विभिन्न प्रकार की सजावट से अटी पड़ी थी। कैंड्रियन साम्राज्य में मार्शल आर्ट का चेहरा। सभी प्रमुख शहरों में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, और हाजिन निश्चित रूप से अपवाद नहीं था। एक शहर के एक आबादी वाले शहरी व्यापार केंद्र के रूप में, साथ ही साथ कैंड्रियन साम्राज्य में 16 मार्शल अकादमियों में से एक का घर होने के कारण पूरे शहर में उत्सव की बहुत सारी गतिविधियां शुरू हो गई थीं। सभी मार्शल अकादमियों ने सार्वजनिक रूप से मार्शल आर्ट के प्रदर्शन आयोजित किए। मार्शल प्रशिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले करतबों का प्रदर्शन, आकर्षक मनोरंजक मुकाबलों और अन्य प्रदर्शनों का आयोजन किया, जो औसत नागरिक को आकर्षित करते थे। स्थानीय व्यापारियों ने भी इस उत्सव का भरपूर लाभ उठाया और मार्शल आर्ट उत्सव के आभूषणों और विभिन्न प्रकार के अन्य घरेलू उत्पादों के साथ बड़े बड़े मेले लगाए। इन मेलों में हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते थे। हिया, फे ने अतिरंजित चीख के साथ एक पत्थर पर हथेली से हमला किया। क्रैक क्रैक क्रैक, पूरे पत्थर पर कई दरारें दिखाई दे रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये देखकर भीड़ खुशी से झूम उठी और तालियां बजाने लगी। ये हर रोज नहीं होता कि आम नागरिकों को ये देखने को मिले कि मार्शल अप्रेंटिस वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं। आम नागरिक शायद ही कभी रोजमर्रा के आधार पर मार्शल अप्रेंटिस से मिलते हों। मैनुअल श्रम के अलावा, मार्शल कमीशन उनमें से अधिकांश के लिए बहुत महंगा था। मैनुअल श्रम के लिए वे निचले दायरे के मार्शल कलाकारों को नियुक्त कर सकते थे। इसका एकमात्र कारण ये था कि वे कमीशन अपेक्षाकृत सस्ते थे, क्योंकि अधिकांश मार्शल कलाकार उन्हें जल्दी से पूरा कर लेते थे और श्रम का मूल्य शुरू में काफी कम था। अन्यथा, यह एक दुर्लभ दृश्य था।
अधिकांश नागरिकों को इस बात की सूक्ष्म समझ नहीं थी कि मार्शल आर्टिस्ट क्या करने में सक्षम है। मार्शल फेस्टिवल निश्चित रूप से उनकी यादों को ताज़ा कर देता था, लेकिन इसकी कम आवृत्ति के कारण इस मामले की जागरूकता कभी नहीं टिकी। वाह! भीड़ में से एक बच्चा विस्मय और आश्चर्य में चिल्लाया। मार्शल आर्टिस्ट कमाल के होते हैं। क्या बड़ा भाई रूई भी ऐसा ही है? वास्तव में, जूलियन मुस्कुराया। तुम्हारा बड़ा भाई भी एक मजबूत मार्शल आर्टिस्ट है। वह उदास नजरों से प्रदर्शन की ओर मुड़ा। हालांकि, यह अफसोस की बात है कि वह अभी तक हमारे साथ शामिल नहीं हो पाया है। रूई ने अनाथालय को पहले ही बता दिया था कि उसे मार्शल अकादमी की हाजिन शाखा का प्रतिनिधि चुना गया है। उसने मार्शल प्रतियोगिता के लिए खुद को प्रशिक्षण और मानसिक कंडीशनिंग में डुबोने की अपनी जरूरत बताई थी, जो 2 हफ्ते में कैंड्रियन साम्राज्य की राजधानी वरगार्ड में आयोजित की जाएगी। अनाथालय में बहुत खुशी थी। जूलियन ने वादा किया कि वह जितने लोगों को ला सकता है, उतने लोगों को वरगार्ड शहर में लाएगा। हालांकि यह आसान नहीं होगा। हालांकि, उनमें से कोई भी इस कार्यक्रम को मिस नहीं करना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। रूई एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस बात के विचार मात्र से ही वे सभी बहुत उत्साहित हो गए। इसके अलावा, वे अपने पूरे जीवन में पहली बार हाजिन और मंटियन क्षेत्र से बाहर यात्रा करेंगे। उनमें से अधिकांश का जन्म हाजिन में हुआ था और उन्हें बहुत कम उम्र में ही लशारा ने गोद ले लिया था, और वे हाजिन शहर के बाहर क्वारिया अनाथालय में बस गए थे। कैंड्रियन साम्राज्य की राजधानी, रॉयल कैंड्रियन पैलेस वाले शहर का दौरा करना कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे आमतौर पर सपने में भी नहीं सोच सकते थे। NOWELL-BE-IN.C-OM। जूलियन ने 4 दिन की लंबी यात्रा के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। दुर्भाग्य से, वह उतने लोगों को साथ नहीं ला पाया, जितने वह चाहता था। अनाथालय के हाल ही में हुए विस्तार के कारण अनाथालय का वर्तमान कामकाज काफी तंग था। वयस्कों में से केवल फेरियन और मायरा ही जा सकते थे। इससे बच्चों की संख्या भी सीमित हो गई, क्योंकि 3 वयस्क ही इतने बच्चों को ले जा सकते थे। उन्होंने तय किया था कि वे जितने संभव हो सके उतने किशोरों को साथ ले जाएंगे। दुर्भाग्य से, वे छोटे बच्चों को साथ नहीं ला सकते थे, क्योंकि यह बहुत ज्यादा होता। इसके अलावा, बच्चों के लिए यात्रा बहुत बोझिल और कठिन होती। जूलियन को बस यही अफसोस था कि रूई आज उनके साथ नहीं आ पाए, लेकिन वह समझ गया कि यह घटना रूई के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। अब इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। जूलियन को महीने के उत्तरार्ध में रूई के साथ समय बिताने के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहां बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे, और जूलियन रूई के साथ उनमें जाना चाहता था। शुक्र है, ये संभावना थी कि महीने के उत्तरार्ध में भी यह इच्छा पूरी हो जाती। मार्शल परिवार पूरे महीने इस तरह के कार्यक्रमों में पूरी तरह से जुटे रहे। वे जो प्रदर्शन देख रहे थे, वह वास्तव में दुल्हन परिवार द्वारा आयोजित किया गया था, जो कैंड्रियन साम्राज्य के मंटियन क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली मार्शल परिवार है। आज बाद में, अर्नकार परिवार द्वारा एक खुला मार्शल अप्रेंटिस टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा था, जो एक अन्य प्रतिष्ठित मार्शल परिवार है और वास्तव में उनके अपने शहर हाजिन में स्थित है। मार्शल समुदाय की संपूर्णता मार्शल समुदाय में अपनी उपस्थिति के बारे में बहुत सक्रिय थी। कैंड्रियन साम्राज्य की मार्शल आर्टिस्ट आबादी के सबसे बड़े अनुपात के रूप में, यह उत्सव सचमुच उनके इर्द गिर्द केंद्रित था। वे चुपचाप कैसे बैठ सकते थे? इन मार्शल परिवारों द्वारा पूरे कैंड्रियन साम्राज्य की आबादी में मार्शल आर्ट की अनुकूलता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक सक्रिय पहल की गई थी। एक तरह से, कैंड्रियन मार्शल फेस्टिवल मार्शल आर्ट की शक्ति का विज्ञापन करने का एक तरीका था। अंततः, मार्शल आर्टिस्ट सेवा प्रदाता थे, जो ये प्रदर्शित करते थे कि वे किस हद तक सेवा प्रदान करने में सक्षम थे। हर मार्शल फेस्टिवल के बाद मार्शल आर्ट कमीशन की आमद हमेशा काफी बढ़ जाती थी। मार्शल फेस्टिवल भावनाओं और रुचियों का एक जटिल जाल था जो गहरे तौर तरीकों से आपस में जुड़ा हुआ था। कोई भी इसकी गहराई को पूरी तरह नहीं जानता था, लेकिन कई लोगों के लिए यही इसका असली उत्सव था। रूई ने गहरी सांस ली और छोड़ी। NOWELL-BE-IN.C-OM। ध्यान केंद्रित करो, उसने स्वयं से कहा। नेल के साथ लंबी बहस खत्म करने के बाद वह पिछले 1 घंटे से ध्यान कर रहा था। उसने आराम करने के बजाय खुद को पुनः एकाग्र करने में समय लगाया। अनिवार्यतः उनके विचार मार्शल आर्ट और मार्शल पथ की ओर मुड़ गए। जब से हेडमास्टर अरोनियन ने उसे अपनी मार्शल आर्ट के नामकरण के बारे में बताया था, तब से वह इस बारे में अधिक बार सोचने लगा था। उसने इस बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि यह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जिसका वह आदी था। पृथ्वी पर, हालांकि हर कोई अलग अलग और अनोखे तरीके से लड़ता था, लेकिन ये भिन्नता कभी इतनी बड़ी नहीं थी कि हर अनोखी लड़ाई शैली के लिए एक विशेष नाम रखा जा सके। फिर भी गया में ऐसा आवश्यक नहीं था। इस दुनिया में मार्शल आर्ट का अंतर उसके पिछले जीवन में मार्शल आर्ट के अंतर से कहीं ज्यादा था, इसलिए मार्शल आर्ट के लिए प्रत्येक अद्वितीय और व्यक्तिगत नाम का उदय होना अपेक्षित था। लेकिन ये रूई के लिए कभी भी ज्यादा कारगर नहीं रहा, और अब वह अक्सर खुद को इस उलझन में पाता था कि उसे अपनी मार्शल आर्ट का क्या नाम रखना चाहिए। कई नाम दिमाग में उभर रहे थे। सर्वभक्षक जल शैली, काले पानी शैली की कला, गीला शून्य शैली,
ये सब बुरा नहीं था, सिवाय आखिरी वाले के जिसने उसे भी झकझोर दिया। लेकिन उनमें से कोई भी उसे वास्तव में प्रभावित नहीं कर पाया। वे उसके साथ वैसा नहीं जुड़ पाए जैसा उन्हें होना चाहिए था। उन्होंने इस मामले पर अपने दोस्तों से भी सलाह ली। वह जानना चाहते थे कि उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट का नामकरण किस तरह किया है। अभी तक पता नहीं, केन ने बस कंधे उचका दिए थे। उन्होंने इस मोर्चे पर बहुत ज्यादा प्रगति नहीं की थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वे इसके लिए बहुत उत्सुक या बहुत ज्यादा चिंतित हैं। मैंने अभी तक अपनी मार्शल आर्ट का नाम तय नहीं किया है, फे ने उससे कहा था। मैं कुछ ऐसा चुनना चाहता हूं जिससे मैं वास्तव में संतुष्ट रहूं। हैरानी की बात यह है कि हैवर और नेल ने पहले ही अपने मार्शल आर्ट के नाम चुन लिए थे। हैवर के नाम पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन नेल को मार्शल आर्टिस्ट बने हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। हालांकि उन्हें सबसे अधिक व्यवहारिक उत्तर तब मिला जब उन्होंने इस विषय पर हेडमास्टर अरोनियन से गहनता से परामर्श किया। हमें अपने मार्शल आर्ट का नाम पहले से चुनने के लिए नहीं कहा जाता है। इसका एक कारण यह है कि इसका हम पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन साथ ही जब तक आपके मार्शल आर्ट में मौलिकता और विशिष्टता का अभाव है, तब तक अपने मार्शल आर्ट का नाम ढूंढना कठिन हो जाता है। हेडमास्टर अरोनियन ने शांतिपूर्वक समझाया। मौलिकता। रूई ने अपना सिर झुकाया। ये सही है। हेडमास्टर अरोनियन ने सिर हिलाया। एक मार्शल आर्ट जो दूसरों द्वारा बनाई गई तकनीकों से ज्यादा कुछ नहीं है, क्या ऐसी मार्शल आर्ट वास्तव में मौलिक और अनोखी है? रूई समझ गई कि उसका क्या मतलब था। अब तक सभी मार्शल अप्रेंटिस की मार्शल आर्ट की सभी तकनीकें मार्शल अकादमी से आई थीं, मौलिकता और विशिष्टता के लिए बहुत कम जगह थी। अगर आप कोई ऐसा नाम नहीं सोच पा रहे हैं जो आपको वाकई संतुष्ट कर सके, तो इसका मतलब है कि आपकी मार्शल आर्ट खास तौर पर व्यक्तिगत नहीं है, कम से कम इतनी तो नहीं। यही वजह है कि मैं आपको जल्दबाजी में नहीं लाना चाहता था और आपसे कहा कि आपको मना करने का अधिकार है। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो यह वही है जो है। हेडमास्टर अरोनियन ने आगे बात जारी रखने से पहले कुछ देर रुकते हुए समझाया। हालांकि आपने अपने मार्शल पाथ को अपेक्षाकृत हाल ही में खोजा है, लेकिन आपने इसे अविश्वसनीय गति से विकसित किया है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपको और बता सकता हूं। रूई ने ध्यानपूर्वक सुना। हर मार्शल पथ अद्वितीय है। अद्वितीय इस अर्थ में कि उनके पास अद्वितीय प्रारंभिक बिंदु हैं। हालांकि अगर किसी की मार्शल आर्ट अद्वितीय रूप से विकसित नहीं हुई है, तो अंततः आपका मार्शल पथ लंबे समय तक एक अद्वितीय प्रक्षेपवक्र का पालन नहीं करेगा। यह उन रास्तों पर चलेगा जो दूसरों ने आपके लिए प्रशस्त किए हैं। उन्होंने समझाया, आप मजबूत नहीं बनेंगे और आप अब अपने मार्शल पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यह अब आपका अपना पथ नहीं होगा। रूई ने पूछा, इसके नकारात्मक परिणाम क्या हैं? हालांकि हेडमास्टर अरोनियन का भाषण आकर्षक लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट और अलंकृत बातें कर रहे थे। हे, हेडमास्टर अरोनियन ने ठहाका लगाया। तुम्हें समझाना आसान नहीं है न? रूई ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यकीन है कि आप इस तथ्य से अवगत हैं कि मार्शल अप्रेंटिस में सफलता मस्तिष्क में परिवर्तन लाती है, स्थायी सुधार, सही है? हेडमास्टर अरोनियन ने पूछा। रूई ने सिर हिलाया, सर्दियों की छुट्टियों के दौरान जूलियन के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए। तब उसने अनुमान लगाया था कि संवर्धन सेरिबेलम, ओसिसिपिटल लोब और पेरिएटल लोब को प्रभावित करता है। क्या आपको लगता है कि यह वृद्धि एक मार्शल अप्रेंटिस के जीवन भर स्थिर रहती है, या ये बढ़ती है? हेडमास्टर अरोनियन। मुझे लगता है कि इसमें वृद्धि होगी, रूई ने उत्तर दिया। ऐसा होता है, लेकिन समय व्यतीत करने या खोजी गई तकनीकों की संख्या के कारण नहीं। हेडमास्टर अरोनियन ने समझाया, आपका मस्तिष्क जितना अधिक अद्वितीय और मौलिक होगा, उतना ही अधिक विकसित होगा। आपकी मार्शल आर्ट में जितना अधिक व्यक्तिगत और मौलिक विकास होगा, आप अपने मार्शल पथ पर उतने ही गहरे उतरेंगे और आपका मस्तिष्क उतना ही अधिक विकसित होगा। इस चौंकाने वाले खुलासे से रूई की आंखें खुली की खुली रह गईं। उस मामले में मार्शल आर्ट को अद्वितीय मौलिकता के साथ विकसित करना मार्शल अकादमी से तकनीक सीखने से कहीं अधिक फायदेमंद था। बेशक, संज्ञानात्मक वृद्धि के लाभों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। हेडमास्टर अरोनियन ने आगे कहा, प्रतिक्रिया की गति में वृद्धि, मानसिक दृढ़ता और प्रतिरोध में वृद्धि, सजगता और इंद्रियां और भी बहुत कुछ। रूई को आश्चर्य हुआ कि स्क्वायर प्रशिक्षकों ने मार्शल अप्रेंटिस को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी क्यों नहीं बताई। लेकिन थोड़ा सोचने पर वह इसका पता लगा सकता था। अधिकांश मार्शल प्रशिक्षु बहुत अपरिपक्व, अनुभवहीन थे और अपने मार्शल आर्ट को अद्वितीय रूप से विकसित करने में असमर्थ थे, जिस क्षण उन्होंने अपना मार्शल पथ खोज लिया था। कैसे किशोरों का एक समूह मार्शल आर्टिस्ट बनते ही व्यक्तिगत रूप से कुछ अनोखा बना सकता है? यह असंभव था। इन बच्चों को ये बताना कि उन्हें अपनी मार्शल आर्ट को विशिष्ट रूप से विकसित करना है, सकारात्मक के बजाय नकारात्मक परिणाम देगा। वे सभी व्यर्थ में कुछ ऐसा करने की कोशिश में लगे रहेंगे जो वे कर ही नहीं सकते। रूई को संदेह था कि मार्शल अकादमी ने उन्हें अपनी सीमा तक पहुंचने दिया, तब तक वे संभवतः अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक परिपक्वता और अनुभव प्राप्त कर चुके होंगे। नवजात शिशुओं की तरह थे।
जन्म के समय वे अपने आप चल नहीं सकते थे, लेकिन कई महीनों बाद वे आखिरकार चलने के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा, इस तथ्य को गुप्त रखने के और भी ठोस कारण थे। यदि किसी की मार्शल आर्ट के लिए सही नाम ढूंढना इस बात का माप होता कि उसकी मार्शल आर्ट कितनी अनोखी और मौलिक है, जो बदले में ये संकेत देती कि आपका मस्तिष्क संज्ञानात्मक रूप से कितना उन्नत है, तो युवा मूर्ख जल्दबाजी में अपनी मार्शल आर्ट का नाम रख देते, इस उम्मीद में कि यह इस बात का संकेत है कि उन्होंने बहुत प्रगति कर ली है। वे घोड़े के आगे गाड़ी जोत रहे होंगे। यदि किसी की मार्शल आर्ट का नामकरण एक गहन और महत्वपूर्ण कार्य होता, और यह निश्चित रूप से था, तो युवा जल्दबाज और लालची मार्शल प्रशिक्षु निश्चित रूप से अपने लिए चीजों को खराब कर लेंगे। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे स्क्वायर डायलन की कही हुई बात याद आई। स्क्वायर डायलन ने उसे बताया था कि उन्होंने मार्शल अप्रेंटिस को सफलता की प्रक्रिया के बारे में मार्शल स्क्वायर को नहीं बताया क्योंकि इससे उनका विकास बर्बाद हो गया क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी को परिपक्वता से नहीं संभाला। स्क्वायर डिलन ने उस समय अनजाने में जो जानकारी प्रकट की थी, वह उस जानकारी से अजीब तरह से मिलती जुलती थी जो उसे अभी पता चली थी। दोनों के बीच समानताएं दृढ़ता से यह सुझाती हैं कि मार्शल स्क्वायर में सफलता व्यक्ति की मार्शल आर्ट की मौलिकता और विशिष्टता से जुड़ी हुई थी। रूई को लगा कि वह किसी महत्वपूर्ण चीज तक पहुंच गया है। उसने हेडमास्टर अरोनियन की ओर देखा, जो बस उसे उत्सुकता से देख रहे थे। लेकिन अगर तुम दूसरों को नहीं बताते तो मुझे क्यों बताते हो? रूई ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं शायद तैयार नहीं हो पाऊंगी? नहीं, हेडमास्टर अरोनियन ने सरलता से उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नहीं, नहीं, क्यों नहीं? रूई ने पूछा। हेडमास्टर अरोनियन ने रूई की ओर उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। तुम्हें नहीं पता? अगर मैं ऐसा करता तो मैं यह नहीं पूछता। रूई ने हताश होकर कहा। हो, मैं समझ गया। हेडमास्टर अरोनियन हंसे। यह अजीब बात है कि आप नहीं जानते। मुझे आश्चर्य है कि आप इस तथ्य से कैसे अनजान हो सकते हैं। NO12 beakjan.c ओम। कौन सा तथ्य? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तथ्य यह है कि आपकी मार्शल आर्ट सबसे विशिष्ट रूप से विकसित मार्शल आर्ट में से एक है जिसे मैंने कभी किसी मार्शल अप्रेंटिस के हाथों में देखा है। हेडमास्टर अरोनियन थोड़ा और गंभीर हो गए। ये वास्तव में एक आश्चर्य है। आपका मामला अनसुना है। आपने 1.5 साल के अंतराल में अपनी मार्शल आर्ट को इतनी उच्च स्तर की व्यक्तिगत विशिष्टता कैसे दी? रूई ने अपना सिर झुकाया, अविश्वसनीय रूप से भ्रमित। मैंने अपनी मार्शल आर्ट केवल मार्शल अकादमी की तकनीकों के साथ विकसित की है। मुझे नहीं पता कि क्या। जब उसे यह बात समझ में आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। शून्य एल्गोरिथम, वॉइड एल्गोरिथम एक ऐसी चीज थी जिसे उन्होंने स्वयं 1 दशक से भी अधिक समय में बनाया था। वह इसे अपने मन में रखकर इस दुनिया में लाए थे और इसे अपनी मार्शल आर्ट का मूल बना दिया था। शुरू से ही, उनकी मार्शल आर्ट अत्यंत विशिष्ट और व्यक्तिगत थी। वॉइड एल्गोरिदम प्रोजेक्ट वाटर का समाधान था जो उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी। वह अब तक इस परियोजना में सबसे बड़ा योगदानकर्ता था और पूरे शोध प्रोजेक्ट का दिमाग था। उनके शोधकर्ता सहकर्मी बहुत युवा थे और मुख्य रूप से कार्यकारी शोधकर्ता थे, जो इस मामले पर उनके निर्देशों को क्रियान्वित करते थे, दस्तावेजीकरण, डेटा प्रोसेसिंग और दस्तावेजीकरण और शोध परियोजना के अधिक तकनीकी पहलुओं को संभालते थे। वॉइड एल्गोरिदम वास्तव में उनका अपना बच्चा था, जिसे उन्होंने वर्षों के समर्पण के बाद आकार दिया था। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि यह उनके दूसरे जीवन में मार्शल आर्ट का अनूठा विकास माना जाएगा। उसे बस इसका एहसास नहीं था। वह जानता था कि उसका दिमाग संज्ञानात्मक रूप से बाकी सभी से बेहतर है, हालांकि उसने मान लिया था कि यह केवल उसके दोहरे विकास के कारण है। अब उसे एहसास हुआ कि इसके पीछे एक और छोटा सा कारक भी था। आह, तो तुम्हें इसका एहसास हो गया है। प्रधानाध्यापक ने टिप्पणी की। ये तथ्य कि तुम्हें इसका एहसास अब हुआ है, तुम्हें और भी विचित्र मामला बनाता है। सच में, मैं उन हास्यास्पद परिस्थितियों की कल्पना भी नहीं कर सकता, जिनके कारण ये परिणाम हुआ, हालांकि मैं उत्सुक हूं। रूई ने अपना सिर हिलाया। वह हेडमास्टर को अपने पिछले जीवन के बारे में नहीं बता सकता था। ऐसा लगता है कि इसमें कोई मतलब ही नहीं था। कोई भी ऐसी बेतुकी कहानी पर यकीन नहीं करेगा। यहां तक कि रूई ने भी 1 या 2 बार सोचा था कि क्या ये सच है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कोई बात नहीं, हेडमास्टर ने कहा। मार्शल यूनियन और अकादमी को व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार का सम्मान करने की आदत है। हालांकि, यह एक तथ्य है कि आपकी व्यक्तिगत मार्शल आर्ट बेहद अनोखे ढंग से विकसित हुई है। यही कारण है कि मैंने सबसे पहले आपकी मार्शल आर्ट के नामकरण का मुद्दा उठाया और यही कारण है कि मैंने ये सब आपके सामने प्रकट किया। रूई ने थोड़ा सोचा, क्या किसी की मार्शल आर्ट की विशिष्टता का मार्शल स्क्वायर में सफलता से कोई संबंध है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हेडमास्टर अरोनियन ने बस उसे देखा। मुझे लगता है कि आप अपने वर्तमान स्तर पर इस जानकारी से अवगत हैं। हाँ, ऐसा ही है। मार्शल स्क्वायर के लिए उम्मीदवार बनने के लिए आपकी मार्शल आर्ट को पर्याप्त रूप से विकसित किया जाना चाहिए।
यह मार्शल स्क्वायर उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक 2 पूर्व आवश्यकताओं में से एक है। उम्मीदवार, रूई ने आश्चर्य से पूछा। ये सब और एक और अतिरिक्त शर्त, सिर्फ मार्शल स्क्वायर उम्मीदवार बनने के लिए? हो, वह हंसा। मार्शल स्क्वायर बनने की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है जितनी मार्शल अप्रेंटिस बनने की है, नौजवान। मैं अभी आपको मार्शल स्क्वायर बनने की प्रक्रिया नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि स्क्वायर बनने के लिए दूसरी शर्त पूरी करनी होगी, आप इसे सुनने के योग्य हैं। कृपया ऐसा करें, रूई ने अनुरोध किया। स्क्वायर उम्मीदवार बनने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, विशिष्टता और मार्शल परिपक्वता। हेडमास्टर अरोनियन ने उसे बताया। मार्शल मैच्योरिटी। रूई ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। वह क्या है? हर मार्शल आर्ट का एक आकार और एक रूप होता है। यह आखिर में कैसा दिखता है? इसके पैरामीटर और विशेषताएं, इसकी ताकत और कमजोरियां। जहां तक तकनीकों का सवाल है, संसाधनों का वितरण। हेडमास्टर अरोनियन, मार्शल आर्ट को मार्शल परिपक्वता तब प्राप्त होती है जब उनके मार्शल आर्ट का आकार अब अस्थिर नहीं होता और अब आकार नहीं ले रहा होता। आप इसे मार्शल आर्ट के यौवन से गुजरने और वयस्क होने के बाद के रूप में सोच सकते हैं।